conditions for constructive and destructive conditions for constructive and destructive interference। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस जो हैं वो क्या क्या हैं। और इसमें हमने ना ये देखा था लास्ट क्लास में जो हमने करा था उसमें ये था कि y1 मैंने एक को मान लिया था y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये हमारी एक वेव थी। दूसरी वेव की इक्वेशन को मैंने मान लिया था a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। और फिर बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने क्या करा था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया था, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू किया था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू करने पर y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू करने पर, ये आप नोट कर चुके होंगे लास्ट टाइम का, नहीं करा है तो कर लो आगे। y1 था हमारा a1 साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 जो है a2 और साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अगर इसको और देखें हम सिंप्लीफाई करें, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये था। इसमें हमने क्या करा था कि यहाँ पर a1 साइन ओमेगा टी वाली जो टर्म्स थी उसको एक तरफ ले लिया था। मतलब मैंने क्या करा कि यहाँ पर a1 साइन ओमेगा टी वाली टर्म एक तरफ ले ली थी, मतलब साइन ओमेगा टी वाली टर्म। तो हमने ऐसे कर दिया था a1 प्लस a2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। करा जा सकता है a2 साइन फाई पहले लिख लिया, कॉस ओमेगा टी बाद में लिख लिया, इस तरीके से। और फिर हमने क्या कहा था यहाँ पर, ये एज्यूम कर लिया था इस तरह से कि लेट a1 प्लस a2 इज a1 प्लस a2 cos phi, लेट a1 प्लस a2 cos phi इसको कैपिटल A cos थीटा मान लिया था, और a2 sin phi को कैपिटल A sin थीटा मान लिया था। ये करने के बाद में फिर देखिएगा, y इज इक्वल टू ये तो है a1 प्लस a2 cos phi को मैंने बोल दिया कैपिटल A cos थीटा, तो कैपिटल A cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस फिर a2 sin phi की जगह कैपिटल A sin थीटा, कैपिटल A sin थीटा और cos ओमेगा टी। y इज इक्वल टू कैपिटल ए तो कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा sin थीटा cos ओमेगा टी प्लस cos थीटा sin ओमेगा टी। sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, ये क्या हो जाएगा sin ए प्लस बी, यानी कि sin
ओमेगा टी प्लस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हमने कर लिया था। फिर हम करेंगे कि मुझे कैपिटल ए की वैल्यू निकालनी है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और बेटा ये वाली जो दो इक्वेशंस थी ना, जो हमने ये माना था, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्क्वायरिंग and adding equation 1 and 2, we get इक्वेशन 1 और 2 को आप स्क्वायर भी कर दो और ऐड भी कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसे कर दीजिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका स्क्वायर करोगे तो ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस ए टू साइन फाइव का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर इस वाली पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों की राइट हैंड साइड के स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। इनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब ये करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि टू ए वन ए टू कॉस फाइव, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम इसमें क्या करेंगे बेटा, देखिए ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ए टू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव इज इक्वल टू, यहाँ से कैपिटल ए स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। इसके बाद मैं जानता हूँ cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो वो भी वन होता है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो वो भी वन होता है। ठीक है, तो इसकी जगह तो वन आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर, इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, पलट कर लिख दीजिए, कैपिटल ए स्क्वायर इधर लिख लो, इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, और बेटा इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, फिर हम लिखेंगे बट इंटेंसिटी ऑफ वेव आई intensity of wave I is directly proportional to amplitude is directly proportional to amplitude का square is directly proportional to amplitude का square. So we can write
we can write I is equal to k a का square comma I1 is equal to k a1 का square comma I2 is equal to k a2 का square where k is a proportionality constant, where k is a proportionality constant, where k is a proportionality constant. ये हो गया. Therefore therefore equation 3 can be written as, जैसे ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि k से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, k a स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव. बेटा इस साइड का तो मिटा दूं ना, लेफ्ट साइड का. यस सर. लेफ्ट साइड का मिटा रहा हूँ. ठीक है. अब आप ये देखिएगा कि के ए स्क्वायर ये ऐसे हो जाएगा, के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर प्लस के ए टू स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाइव. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखिएगा, जैसे ये के ए स्क्वायर है, फिर से लिखो इसको ऐसे ही, के ए स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे के ए वन स्क्वायर, ये दोनों तो ऐसे लिख दो, के ए वन स्क्वायर के ए टू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 एज इट इज, जैसे ये k है ना, इस k को ऐसे लिख दो, रूट k इंटू ए वन मल्टीप्लाइड बाई रूट k इंटू ए टू और कॉस फाइव. बताइए जी, ये समझ में आ गया? ऐसे लिखा जा सकता है? यहाँ तक क्लियर है? बता दो. आप ये देखो, यस जैसे सर. के ए स्क्वायर है, के वन स्क्वायर, ये तो मैंने एज इट इज लिखा. फिर ये जो k है ना, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रूट के इंटू रूट के को मैं रूट के इंटू रूट के कह सकता हूँ. तो रूट के इंटू ए वन कर दिया, रूट के इंटू ए टू कर दिया. ऐसा क्यों करा? ये देखिएगा, के ए स्क्वायर की जगह तो सीधे सीधे आई आ जाएगा, के ए वन स्क्वायर की जगह आई वन आ जाएगा, के ए टू स्क्वायर की जगह आई टू आ जाएगा. इसी तरीके से के रूट के ए वन, रूट के का मतलब क्या है? के का अंडर रूट. ए वन का मतलब क्या है? ए वन स्क्वायर का अंडर रूट. तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई वन हो जाएगा. ठीक इसी तरीके से रूट के ए टू, रूट के का मतलब क्या है? के का अंडर रूट
और a2 का मतलब क्या है, a2 स्क्वायर का अंडर रूट, ये किसके बराबर हो जाएगा, i2 के रूट के बराबर हो जाएगा ये। बताइए समझ गए। I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 into root I2 cos phi ज्यादा हो, और इसको भाई रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाता है, रूट ए बी। तो I is equal to I1 plus I2 plus 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। दिखाई दे रहा है ना नीचे, इक्वेशन नंबर 4। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दिस इक्वेशन गिव्स द टोटल इंटेंसिटी, this equation gives the total intensity, this equation gives the total intensity at a point where the, at a point where the phase difference is phi, at a point where the phase difference is phi, full stop। This total intensity, this total intensity capital I also, this total intensity capital I also contains a third term, also also contains a third term, also contains a third term, 2 under root I1 I2, 2 under root I1 I2 cos phi, it is called, it is called interference term, it is called interference term। उसके बाद इसी में जब भी कभी इंटरफियरेंस पूछा जाता है ना, और इंटरफियरेंस की टोटल इंटेंसिटी पूछी जाती है, तो टोटल इंटेंसिटी के साथ साथ आपसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस की सेपरेट डेफिनेशंस वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो नोट करिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, इसमें लिखेंगे द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट, the resultant intensity at the point P, the resultant intensity at the point capital P, the resultant intensity at the point capital P at the point capital P will be maximum when, will be maximum when cos phi is equal to 1, will be maximum when cos phi is equal to 1, or
पाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब पाई के जो इवन मल्टीपल्स होते हैं ना, पाई के इवन मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमेशा, उनके लिए कॉस की वैल्यू हमेशा +1 ही आती है। जो भी हमारा थीटा होता है या फाई होता है, जो भी एंगल होता है, एंगल के जितने भी एंगल में पाई के जितने भी इवन मल्टीपल्स हैं, जैसे मान लो पहला इवन नंबर 0 होता है, तो 0 इंटू पाई हो गया 0, 2 इंटू पाई हो गया 2 पाई, 4 इंटू पाई हो गया 4 पाई। ठीक, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि cos पाई 1 रहेगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो टोटल इंटेंसिटी डिपेंड किस पर कर रही है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अब सीधी सीधी बात है यहाँ पर कि अगर हमारा cos फाई मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू पूरी की पूरी मैक्सिमम होगी, और cos फाई मिनिमम होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि I1 प्लस I2 वो तो रहेंगे ही सब में, वो तो ऐड होने ही होने हैं। साथ में ये तीसरा टर्म है इंटरफियरेंस टर्म, यही डिसाइड करेगा कि हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है या मिनिमम होने वाली है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में क्योंकि ब्राइट फ्रिंज मिलता है तो ब्राइटनेस मैक्सिमम होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस में, तो मेरा cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए, और cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए भी शायद आप समझ ही गए होंगे कि जब कंस्ट्रक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूँ कि cos फाई 1 होना चाहिए, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई -1 होना चाहिए। है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, चले आगे। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद नोट करेंगे सिंस अ फेज डिफरेंस since a phase difference of 2 pi corresponds to a path, since a phase difference of 2 pi corresponds to a path corresponds to a path difference of lambda, to a path difference of lambda। अभी बताऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है, to a path difference of lambda। Therefore, if p is the path difference, if p is the small p is the therefore if small p is the path difference between the two superposing waves, then between the two superposing waves, then 2 pi p upon lambda, 2 pi p upon lambda is equal to 0, 2 pi, 4 pi, dot dot dot। मैं बताता हूँ जी ये क्या चीज है। देखिए, इसमें ना ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं किसी भी वेव की बात कर रहा हूँ, हम मान लीजिए किसी भी वेव की बात कर रहे हैं, जैसे ये एक वेव है,
तो मैं ये बोलता हूँ कि ये शुरुआत में जो हमारा इनिशियल फेज होता है इसको 0 बोल देते हैं। मैक्सिमम पीक मेरे को मिलती है पाई/2 पर, ये वाली वैल्यू होती है पाई, ये वाली वैल्यू यहाँ पर एंगल होता है 3 पाई/2 यानी कि 270 डिग्री, और यहाँ पर होता है बेटा 2 पाई। ठीक है, तो पूरा 2 पाई का जो फेज है, 2 पाई का फेज, फेज मतलब एंगल, 2 पाई का जो फेज है वो कवर करने के लिए वेव जो है वो कंप्लीटली पूरी की पूरी एक वेव ट्रेवल कर जाती है। तो वो जो पूरी की पूरी एक वेव है, उस वेव की लेंथ कितनी होती है, लैम्बडा। उस वेव की लेंथ होती है लैम्बडा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब मैं एंगल की बात करता हूँ ना, तो ये जो एंगल मैंने लिखे हैं 0 पाई/2, पाई/2 जो एंगल है ये 90 डिग्री है। हम 90 डिग्री को रेडियन में पाई/2 लिखते हैं। तो अब ये है कि भाई लैम्बडा वेवलेंथ में कितना पूरा का पूरा जो फेज है वो कितना होता है। लैम्बडा वेवलेंथ में फेज होता है 2 पाई लैम्बडा वेवलेंथ। तो पर यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर में, अगर लैम्बडा मतलब जो भी यूनिट है हमारी, मान लीजिए मीटर ले रहे हैं हम, इंच ले रहे हैं या सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो लैम्बडा जो वेवलेंथ है वो पूरी वेवलेंथ में तो फेज हमारा 2 पाई है। तो एक यूनिट वेवलेंथ में कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और फिर इन्होंने बोला कि क्योंकि यहाँ पर हम किन वेव्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक सिंगल वेव की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरफियरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेव, एक वेव दूसरे वेव से टकराएगी जरूर, यानी कि सुपरपोज करेगी, टकराने वाली जो बात है। तो जब दो वेव्स टकरा रही हैं तो दो वेव्स के बीच में भी तो कुछ पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस ऐसे हो गया बेटा, जैसे मान लो एक वेव ऐसे और एक वेव ऐसे होगी, तो इनमें पाथ का डिफरेंस कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक। इसको मैंने स्मॉल पी बोल दिया, समझ गए। भाई ये वाली वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये सेम वेव है, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इनमें पाथ का डिफरेंस कितना है, स्मॉल पी। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब उन्होंने बोला कि अब क्योंकि उनमें पाथ का डिफरेंस स्मॉल पी है दोनों वेव्स में, तो इसलिए एक यूनिट के लिए जो फेज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई लैम्बडा इंटू पी। और फेज क्या होता है, एंगल। और मैक्सिमम इंटरफेरेंस यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए क्या चाहिए मुझे, वो एंगल, वो जो फेज है वो फेज कितना होना चाहिए, इधर 0 और 2 पाई और 4 पाई। बताइए, समझ गए। दोबारा बताऊं, Yes, sir. दोबारा बताऊं। Yes, sir. ठीक है, जरा देखिएगा, हमने ये कहा कि जो नॉर्मल एक वेव होती है, एक वेव, जैसे मान लीजिए इस वाली वेव की बात कर रहा हूँ जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो वेव है, इस वेव को जब ये वेव चलती है, तो ये वेव जो अपनी लेंथ है कवर करती है ना, जो डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ। तो वो वेव ने जो पूरी अपनी लेंथ कवर करने के लिए फेज टोटल कितना कवर करा, फेज मतलब पूरा कितना एंगल घूम गई। हम ये कहते हैं कि पता है क्या है, इसमें ना हम एंगल की जब भी बात करते हैं तो एंगल सुनकर बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव बनती है इस तरीके से, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो प्रोजेक्शन होता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह से देखिए, मैं बस ये आपको 11th की एक छोटी सी चीज रिकॉल करा रहा हूँ। मान लीजिए ये एक सर्कल है, और सर्कल में सर्कुलरली मोशन हो रहा है। एक पार्टिकल है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो मैं एक पार्टिकल का मोशन स्टडी कर रहा हूँ एक सर्कुलर प्लॉट पर, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब ये देखिएगा कि मैं इसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ किससे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं यूनिफॉर्म हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ एसएचएम से। कैसे कंपेयर होगा, आप ये देखिएगा कि ये पार्टिकल ना ऐसे 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 घूम रहा है, और हम ये कहते हैं कि एसएचएम को मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक हॉरिजॉन्टल वेव पर। तो अगर कोई भी पार्टिकल इस मीन पोजीशन के इधर 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 ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो घूम रहा है, जस्ट लाइक अ सिंपल पेंडुलम, जैसे कि सिंपल पेंडुलम ऐसे 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 घूमती है, ठीक। तो हम ये कह देंगे कि फिर वो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन
की ही ये वेव होती है, इसलिए मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूँ। तो देखो पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल की एक प्रोजेक्शन यहाँ पर डालो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल वाली एक परपेंडिकुलर डालो, एक परपेंडिकुलर फिर यहाँ डाल दो। अब पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। अब पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं कि ये जो पार्टिकल है ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ से जो इसके प्रोजेक्शंस नीचे डाले जा रहे हैं ना एक्स एक्सिस पर, वो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहे हैं। समझ गया? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद देखिएगा आकृति, आकृति क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। उसके बाद सोचिए कि ये पार्टिकल यहाँ Yes, पहुंच गया, clear है। यहाँ से आपने, हाँ क्या हुआ? सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ये प्रोजेक्शन यहाँ, ये प्रोजेक्शन यहाँ, ये प्रोजेक्शन यहाँ। इसका मतलब पता है क्या, कि मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करता हूँ ना, और पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन में जा रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ रहा है, तो इस पर लाइन पर यानी कि एक्स एक्सिस पर जो पार्टिकल है उसका प्रोजेक्शन वो ऐसे 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 इधर आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पर पहुंचा मेरा पार्टिकल, अब इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ऐसे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ऐसे, फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे, फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे, फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे, फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे। तो क्या है कि अब जब पार्टिकल ऐसे 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 गया, तो इस पर परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉप करे तो प्रोजेक्शन फिर उसकी ऐसे जा रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल जाता जाएगा तो उसके प्रोजेक्शन एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बार इधर आना और एक बार इधर आना। अगर ऐसे एक पेंडुलम लटकी हुई है तो पेंडुलम एक बार इधर जाए और एक बार इधर आए, तो हम ये बोलते हैं कि उसने अपनी एक साइकिल यानी कि एक वेव कंप्लीट कर ली। पेंडुलम ऐसे लटकी है, पेंडुलम एक बार इधर गई और एक बार इधर आई, यानी कि उसने अपनी एक वेव कंप्लीट कर ली। तो वो जो वेव कंप्लीट करी है वो ये है। उसको जब हम प्लॉट करते हैं ना, जब उसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ ऐसे बनता है। वो ग्राफ ऐसे बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली वेव का। जैसे कि हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा पैराबोला बनता है। उसी तरीके से जब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जब मैं पेंडुलम का जो ऐसे गई और ऐसे आई, तो ऐसे गई और ऐसे आई, जब मैं उसका ग्राफ बनाता हूँ तो वो हमेशा ऐसे बनता है जैसे साइन कर्व होता है। ठीक, ये चीज। और अगर उस मोशन को मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करूं तो एक वेव ऐसे गई, ऐसे आई, तो उसमें एक पूरा सर्कल कवर हो जाता है। और पूरा सर्कल कवर होता है तो एंगल कितना ट्रेवल होता है? एंगल ट्रेवल होता है बेटा 2 पाई। ये बात अब तो क्लियर है? एंगल ट्रेवल होता है 2 पाई। यानी कि एक वेव ने अपनी पूरी एक वेव कंप्लीट करी, यानी कि वेव लेंथ कंप्लीट करी, तो उस वेव लेंथ में एंगल कितना ट्रेवल हुआ? 2 पाई। तो पर यूनिट वेवलेंथ में, पर यूनिट वेवलेंथ में मतलब सिंगल यूनिट के लिए कितना फेज, कितना एंगल ट्रेवल हुआ? 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहाँ तक क्लियर है? 2 पाई अपॉन लैम्डा तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। आकृति तुम बताओ। यस सर। ठीक है। अब कहानी ये है कि अब एक वेव नहीं है, वेव है दो। उन दोनों वेव्स के बीच में जो गैप है ना, वो दोनों वेव सुपरपोज कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो स्मॉल पी है, वो स्मॉल पी है। ठीक है। तो उन दोनों वेव्स के बीच का अगर मैं फेज निकालूं तो एक यूनिट के लिए 2 पाई अपॉन लैम्डा, दोनों के बीच में वेव कितनी है, कितना गैप है? पी। तो उसके लिए कितना हो गया? पी के लिए कितना हो गया? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पी। ये बता दो यहां तक क्लियर? सही है? यार दोनों की दोनों पता नहीं कहाँ चले जाते हो बोलते। सर ये दोबारा बताओ ना, सीधी सीधी बात ये है। हाँ हाँ अरे मेरी बात सुनो। एक टॉफी 2 पाई अपॉन लैम्डा रुपीज की है, तो पी टॉफीज कितने की होंगी? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पी। बस पी मल्टीप्लाई करा है। क्यों करा है ये सुन लीजिए कि एक वेव के लिए
तो हमारा जो फेज था, मतलब एक वेव कह रहा हूँ, सॉरी एक यूनिट इसके लिए, वेव की एक यूनिट के लिए 2 पाई अपॉन लैम्डा फेज हो गया। तो अब दोनों वेव्स के बीच में कितना है गैप, कितना है पी का, पी कह रहा था पाथ डिफरेंस। तो उस पाथ डिफरेंस में एंगल कितना ट्रेवल करा जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो एक यूनिट के लिए था, तो पी यूनिट के लिए कितना हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पी। बस, समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसके बाद आपको एक चीज लिखनी है, हम पाथ डिफरेंस इसमें बताएंगे कि पाथ डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यूज ये हो जाएंगी, देखिएगा। therefore therefore ये जो 2 पाई पी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू इतना था, तो पी कितना हो जाएगा, therefore p is equal to 0 अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा, कोमा 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा, कोमा 4 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा, डॉट डॉट डॉट। हम जानते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये तो सीधा सीधा जीरो ही हो जाएगा। यहाँ 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा ऊपर आ गया, तो लैम्डा 2 पाई 2 जा 4 पाई, लैम्डा ऊपर आ गया, ये हो गया 2 लैम्डा एंड लाइक दिस। ठीक है बेटा, इतना करके छोड़ दीजिए बस, आगे मैं कंटिन्यू करवाता हूँ कल दोपहर में 2 बजे। ठीक है, आज मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ूंगा।